नमस्ते दोस्तों, स्वागत है ग्रो एवरी वीक के चौथे एपिसोड में। ये सेल्फ हेल्प और सफलता पर आधारित किताबों का हिंदी ऑडियो बुक पॉडकास्ट है, स्प्लेंडर द्वारा प्रस्तुत। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें और घंटी का आइकन दबाएं। वीडियो को लाइक करना न भूलें। हम हर हफ्ते ऐसी ही सेल्फ हेल्प किताबें लेकर आते हैं। मन पढ़ना कोई जादू नहीं है, कोई अतिमानवी शक्ति नहीं। ये टेलीपैथी या किसी के मन की गहराइयों को आंखों में झांक कर जानने जैसा नहीं है। ये तो बहुत ही व्यवहारिक, बहुत ही शक्तिशाली और सीखने लायक कला है। फिक्सियस के अनुसार मन पढ़ना बस इतना ही है, दूसरों के व्यवहार को समझकर उनके विचारों और भावनाओं को जान पाना। इसमें उनकी बॉडी लैंग्वेज, चेहरे के भाव, हाव भाव, आवाज का लहजा, सांस लेने का तरीका और कुल मिलाकर उनकी ऊर्जा शामिल है। संक्षेप में, यह उन संकेतों को समझना है जो लोग भेजते हैं, जिनमें से कई के बारे में उन्हें खुद भी पता नहीं होता। कल्पना कीजिए, एक कमरे में जाते ही आपको तुरंत पता चल जाता है कि कौन दुखी है, कौन आत्मविश्वास दिखाने का नाटक कर रहा है, कौन बात करने को तैयार है और कौन अकेला रहना चाहता है। यह है मन पढ़ने की शक्ति। यह आपको लोगों की भावनाओं को समझने की अद्भुत क्षमता देता है। क्यों है ये जरूरी? क्योंकि हम ऐसे संसार में रहते हैं जहां हम लगातार दूसरों के साथ बातचीत करते हैं। चाहे आप अपने साथी से बात कर रहे हो, किसी क्लाइंट के साथ बातचीत कर रहे हो, किसी दोस्त को दिलासा दे रहे हो या किसी टीम का नेतृत्व कर रहे हो। आपकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि आप लोगों को कितनी अच्छी तरह समझते हैं। शब्द तो बस सतह पर हैं। असल में अध्ययनों से पता चलता है कि संवाद का केवल 7% हिस्सा ही मौखिक होता है। बाकी के 93% में 38% स्वर और 55% शरीर की भाषा शामिल है। इसका मतलब है कि अगर आप सिर्फ लोगों की बातें सुन रहे हैं तो आप संदेश का ज्यादातर हिस्सा ही गंवा रहे हैं। जब कोई कहे मैं ठीक हूं, पर होंठ कसे हो, आंखें झुकी हो और शरीर झुका हुआ हो, तो गौर से सुनिए। वे ठीक नहीं है और आपको उनके शब्दों से नहीं बल्कि उनके शरीर की भाषा से पता चल गया होगा। यही असली मन पढ़ना है। लोग क्या कहते हैं नहीं, बल्कि क्या सोचते हैं उसे समझना। इसकी बुनियाद है बिना किसी निर्णय के देखना। मन पढ़ने का पहला कौशल है निष्पक्ष अवलोकन। ज्यादातर लोग अपने विश्वासों, अनुभवों और धारणाओं के चश्मे से देखते हैं, जो सच्चाई को बदल देता है। फैक्सियास सिखाता है कि सच्चा मन पढ़ने के लिए वैज्ञानिक की तरह निष्पक्ष और बिना किसी पूर्वाग्रह के देखना होगा। बातें समझने से पहले हमें सिर्फ ध्यान देना होगा। क्या वो कर रहे हैं? उनका लहजा कैसा है? सामान्य हालात में उनका व्यवहार कैसा है और दबाव में क्या बदलता है? अच्छा या बुरा नहीं, बस ध्यान देना है। इसे ही हेनरिक फैक्सियास कैलिब्रेटिंग कहते हैं। याद रखिए, जब आप किसी से पहली बार मिलते हैं, उनकी ऊर्जा, उनकी बात करने की रफ्तार, उनके इशारे, सब ध्यान से देखिए। यह उनका सामान्य व्यवहार है। अगली बार जब आप उनसे मिले और वे शांत, मुश्किल से हिल रहे हो और एक नीरस स्वर में बात कर रहे हो, तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि कुछ गड़बड़ है। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग ने अब उनकी सामान्य स्थिति सीख ली है और जब ये बदलती है तो उसे पहचान सकता है। ये है कैलिब्रेशन। आप किसी के सामान्य व्यवहार से विचलन का पता लगाना सीख रहे हैं और ये विचलन अक्सर भावनात्मक बदलाव, तनाव, उत्साह, बेचैनी या यहाँ तक कि बेईमानी का संकेत देते हैं। एक टिप, अपने परिचित लोगों, दोस्तों, सहकर्मियों, परिवार वालों से कैलिब्रेशन शुरू करें। आरामदायक माहौल में उनके स्वाभाविक व्यवहार को देखें, फिर देखें कि वे सार्वजनिक रूप से या भावनात्मक बातचीत के दौरान दबाव में कैसे बदलते हैं। जितना अधिक आप कैलिब्रेटेड होंगे, उनके मन में क्या चल रहा है, उसे समझना उतना ही आसान हो जाएगा। दूसरों के मन को समझना नियंत्रण के बारे में नहीं, बल्कि जुड़ाव के बारे में है। हमदर्दी आपका सबसे शक्तिशाली हथियार है। जितना ज्यादा आप दूसरों को समझने की कोशिश करेंगे, आपकी अंतर्ज्ञान उतनी ही तेज होगी। हमदर्दी का मतलब दूसरों के जैसा महसूस करना नहीं है, बल्कि यह जानना है कि वे क्या महसूस कर रहे होंगे और उसका सम्मान करना। खुद से पूछें, यह व्यक्ति अभी क्या झेल रहा होगा? क्या वो घबराया हुआ है, उत्साहित है या कुछ छिपा रहा है? उनके चेहरे, शरीर या लहजे से आप क्या जान सकते हैं? जब आप सच्ची जिज्ञासा और दयालुता से लोगों के पास जाते हैं तो वे ज्यादा खुलते हैं। मन पढ़ने के लिए आपको चालाक होने की जरूरत नहीं है, बस मौजूद रहिए। एक उदाहरण लीजिए, एक खामोश मीटिंग। सोचिए, आप एक बिजनेस मीटिंग में हैं। एक साथी अपना विचार रख रहा है और एक मैनेजर कुर्सी पर पीछे झुका बैठा है।
हाथ क्रॉस किए हुए हैं, पैर टैप कर रहा है। उसने एक शब्द नहीं बोला। ज्यादातर लोग उसे नजरअंदाज कर देंगे, लेकिन अगर आप समझ सकते हैं तो आपको संकेत मिल रहे हैं। उसके हाथों का क्रॉस एक रुकावट दिखाता है, पैरों का टैप बेसब्री दर्शाता है। उसकी खामोशी असहमति या चुनौती देने का इंतजार दिखा सकती है। आप धीरे से उससे बात करते हैं, क्या इस दिशा पर आपके कोई विचार हैं? वो तुरंत आगे झुक जाता है और कहता है, असल में हाँ, मैं बस ये सोच रहा था कि अपनी चिंता कैसे बताऊं। आपने कमरे में एक छिपी हुई गतिशीलता को अनलॉक कर दिया है, क्योंकि आपने वो देखा जो किसी और ने नहीं देखा। ये है अवलोकन पर एक सहानुभूति की शक्ति, चेतना बढ़ाने के व्यायाम। फैक्सूस आपके मन पढ़ने की क्षमता को मजबूत करने के लिए सरल पर शक्तिशाली व्यायाम प्रदान करता है। जागरूकता से लोगों को देखना। अगली बार जब आप किसी कैफे में, ट्रेन में या मॉल में हो, चुपचाप लोगों को देखें। उनके शरीर की भाषा के आधार पर उनकी भावनात्मक स्थिति का अनुमान लगाने का प्रयास करें। क्या वे तनाव में हैं, खुश हैं या ऊब रहे हैं? मूक फिल्म चुनौती। बिना आवाज वाली कोई फिल्म या टीवी शो देखें। केवल पात्रों के भावों और हाव भावों का उपयोग करके कहानी का अनुसरण करने का प्रयास करें। इससे आपकी अशाब्दिक संचार को समझने की क्षमता बढ़ेगी। अपने दर्पण में देखकर लिखें। दूसरों के साथ बातचीत के बाद अपनी डायरी में लिखें, आपने दूसरे व्यक्ति के व्यवहार में क्या देखा? क्या कुछ अजीब लगा? आपको क्या संकेत मिले? उनके शरीर की भाषा और उनके शब्दों में क्या तालमेल था या विरोधाभास? ये छोटी छोटी आदतें आपकी समझ को तेज करेगी और समय के साथ आप ऐसी बातें नोटिस करने लगेंगे जो दूसरे लोग पूरी तरह से मिस कर देते हैं। याद रखें, मन पढ़ना कोई जादू नहीं है, बल्कि ध्यानपूर्वक अवलोकन है। संचार का 90% से ज्यादा हिस्सा गैर मौखिक होता है। दूसरों के मन को समझने की कुंजी है उनके व्यवहार में दिखने वाले पैटर्न और बदलावों को ध्यान से देखना, तरह तरह के भावों को समझना, अपने आप को उनके साथ जोड़ना और मौजूद रहना, ये आपके सबसे महत्वपूर्ण हथियार हैं। जितना ज्यादा अभ्यास करेंगे उतनी ही तेज आपकी समझ बढ़ेगी। इस अध्याय में आपने पहला राज खोला है। दूसरों को समझना बातचीत से नहीं, देखने से शुरू होता है। मन पढ़ने की कला खामोशी, निरीक्षण और जिज्ञासा से शुरू होती है। अब दूसरे अध्याय में हम शरीर की भाषा, शारीरिक संकेतों को समझना सीखेंगे। हाथ, मुद्रा, आंखें, यहाँ तक कि सांसें भी बता सकती हैं कि कोई क्या सोच रहा है, इससे पहले कि वो कुछ कहे। ये है शरीर की गुप्त भाषा, जहाँ शब्द झूठ बोल सकते हैं पर शरीर सच बोलता है। हर एक फैक्सिस ने एक सच्चाई बताई है, मन जो सोचता है शरीर उसे छुपा नहीं सकता। भले ही कोई अपने विचार छिपाने की कोशिश करे, शरीर छोटे छोटे संकेत दिखाता ही रहता है, जिन्हें हम सूक्ष्म भाव या अशब्द संकेत कहते हैं। ये संकेत छिपी भावनाओं की चाबी हैं। आइए शरीर की इस भाषा को विस्तार से समझते हैं। चेहरा भावनाओं का आईना है। इसमें 43 से ज्यादा मांसपेशियां हैं जो हजारों भाव दिखा सकती हैं। कभी कभी हम जानबूझकर मुस्कुराते हैं, पर कई बार चेहरा असली भाव खुद ब खुद दिखा देता है। माइक्रो एक्सप्रेशन, ये बहुत छोटे अनजाने भाव हैं जो असली भावनाएं बताते हैं, पल भर में ही। जैसे अगर कोई आपसे सहमत होकर भी थोड़ी घृणा दिखाए तो समझ लीजिए वो सच में सहमत नहीं है। होठों का सिकुड़ना या नाक का फूलना गुस्से को बताता है। भौहें ऊपर उठना और आंखें चौड़ी होना हैरानी या शक दिखाता है। अभ्यास के लिए आवाज बंद करके इंटरव्यू या बहस देखें। क्या आप चेहरे पर भावों की झलक देख पा रहे हैं? जितना ज्यादा अभ्यास करेंगे उतनी ही जल्दी आप इन्हें समझ पाएंगे। आंखें विश्वास या तनाव सब कुछ कहती हैं। नजरें ध्यान, इरादा और भावनाएं जाहिर करती हैं, लेकिन ज्यादा आंखों का मिलाना हमेशा सच्चाई नहीं दर्शाता। सीधी स्थिर नजरें आत्मविश्वास या टकराव दिखाती हैं। ज्यादा पलक झपकना घबराहट का संकेत हो सकता है। ऊपर दाईं ओर देखना कल्पना को और नीचे बाईं ओर देखना यादों को दर्शा सकता है। नजरें चुराना असुविधा, अपराधबोध या शर्मिंदगी दिखा सकता है, या फिर बस एक सांस्कृतिक आदत भी हो सकती है। ध्यान दीजिए, जब कोई विषय बदलता है तो आंखों का बर्ताव कैसे बदलता है। अगर किसी खास विषय पर बात करते समय उनकी नजरें अचानक हट जाती हैं, तो ये भावनात्मक प्रतिरोध दर्शाता है। ज्यादा घूरने से लोग असहज महसूस करते हैं। शांत निगाहें और सहज शरीर भाषा दूसरों को सहज ही खुलने पर मजबूर कर देती हैं। हाथ कभी झूठ नहीं बोलते। हमारे हाथ बहुत कुछ बयां करते हैं, कभी कभी शब्दों से भी पहले हमारे विचारों को जाहिर कर देते हैं। खुले हाथ ईमानदारी और खुलकरपन दिखाते हैं। मुट्ठी बंदी होना तनाव या गुस्से का संकेत हो सकता है। गर्दन, चेहरा या बाल छूना तनाव, घबराहट या अनिश्चितता को दर्शाता है। उंगली दिखाना आक्रामक और दबंगई का भाव दिखाता है, और जेब में या पीठ के पीछे हाथ छिपाना असहजता या बचाव की भावना को दर्शाता है।
जब लोग सच में आराम से और ईमानदारी से बात करते हैं तो उनके हाथ खुले, भावपूर्ण और दिखाई देते हैं। झूठ पकड़ना है, उनके हाथ देखें, क्या वो अचानक रुक जाते हैं या फिर बेचैनी से हिलने लगते हैं? सच्चे लोग बात करते वक्त अपने हाथों का स्वाभाविक इस्तेमाल करते हैं। हाथों की हलचल में अचानक कमी, झिझक या धोखे का संकेत हो सकती है। शरीर की भाषा भी बहुत कुछ कहती है। कोई कैसे खड़ा है, बैठा है, इससे पता चलता है कि वो अंदर से कैसा महसूस कर रहा है, भले ही उसका चेहरा कुछ और ही कह रहा हो। आगे झुकना दिलचस्पी और जुड़ाव दिखाता है। पीछे झुकना सोच विचार या उदासीनता का संकेत है। शरीर का ऊपरी हिस्सा दूसरी तरफ मोड़ना बेचैनी या भावनात्मक दूरी दिखाता है। बाहें क्रॉस करना रक्षात्मक रवैया दिखा सकता है, लेकिन आराम का भी। ये सब हालात और व्यक्ति पर निर्भर करता है। और पैर, फैक्सेस कहते हैं, पैर कभी झूठ नहीं बोलते। नौकरी के इंटरव्यू में हमें शरीर की भाषा समझना सीखना चाहिए। मान लीजिए कोई उम्मीदवार आत्मविश्वास से बात करता है, बहुत मुस्कुराता है और नौकरी के लिए उत्साहित होने की बात करता है, लेकिन उसके हाथ मेज के नीचे हैं। पिछली नौकरी के बारे में पूछने पर वो तेजी से पलके झपकता है और भविष्य के लक्ष्यों के बारे में पूछने पर जोर से निगलता है। उसके पैर दरवाजे की ओर इशारा कर रहे हैं। ये सब छोटे छोटे संकेत बताते हैं कि वो शायद उतना आत्मविश्वासी या उत्साहित नहीं है जितना वो दिखा रहा है। शायद उसे इस पद में कोई शक है या फिर वो अपनी पिछली नौकरी छोड़ने का कोई कारण छिपा रहा है। आप उसे सीधा सवाल नहीं करते, बल्कि एक और सवाल पूछते हैं, आपने अपनी पिछली कंपनी क्यों छोड़ने का फैसला किया? अब आप उसे समझाने का मौका दे रहे हैं और ध्यान से देख रहे हैं कि उसके शरीर की भाषा कैसी प्रतिक्रिया देती है। शरीर की भाषा को पढ़ना शब्दों के नीचे चलने वाली दूसरी बातचीत को सुनने जैसा है। ये दूसरे अध्याय के मुख्य बिंदु थे। चेहरा छिपे हुए भाव बताता है। सूक्ष्म भावों पर ध्यान दीजिए। आंखों की हरकतें बताती हैं कि कोई कैसे सोच रहा है। हाथ और शरीर की मुद्रा आत्मविश्वास, बेचैनी या धोखे को दर्शाते हैं। पैर अक्सर रुचि या बचने की इच्छा को दिखाते हैं। सांस लेना और हल्की फुल्की हरकतें मन के मूक संकेत हैं। हेनरिक फैक्सेस सिखाते हैं कि शरीर एक खुली किताब है, बस आपको उसकी भाषा सीखनी होगी। और हर भाषा की तरह इसमें निपुणता अभ्यास, ध्यान और जिज्ञासा से आती है। अगले अध्याय में हम देखेंगे कि दूसरों के साथ तालमेल कैसे बिठाया जाए। दिल से जुड़ाव और विश्वास बनाने के लिए ये बेहद जरूरी है। तीसरे अध्याय में हम तुरंत जुड़ाव बनाने की शक्ति अर्थात प्रतिबिंबन के बारे में जानेंगे। पिछले अध्याय में हमने देखा कैसे शरीर मुद्रा, हाव भाव और सूक्ष्म भावों के माध्यम से अपनी भाषा बोलता है। अब इस अध्याय में हम मन पढ़ने की कला के सबसे शक्तिशाली उपकरणों में से एक प्रतिबिंबन को समझेंगे। हेनरिक फैक्सेस इसे किसी को झांसा देने का तरीका नहीं, बल्कि एक मजबूत संबंध बनाने का तरीका बताते हैं। वो एहसास कि यह व्यक्ति मुझे वाकई समझता है। प्रतिबिंबन बिना एक शब्द बोले भी दो लोगों के बीच गहरा जुड़ाव, सुरक्षा और विश्वास पैदा करता है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। एक, मिररिंग क्या है? मिररिंग किसी और के व्यवहार, उनके आसन, हाव भाव, चेहरे के भाव, आवाज के लहजे या सांस लेने के लय को सूक्ष्म रूप से नकल करने का कार्य है। क्यों ये काम करता है? क्योंकि मिरर न्यूरॉन्स नामक कुछ खास दिमाग के कोशिकाएं होती हैं। ये तब सक्रिय होती हैं जब हम कोई काम करते हैं और जब हम किसी और को वो काम करते हुए देखते हैं। दूसरे शब्दों में, जब आप किसी की सूक्ष्मता से नकल करते हैं तो उनके दिमाग में ये बात दर्ज होती है कि यह व्यक्ति मुझ जैसा है और इससे प्रभाव और जुड़ाव का दरवाजा खुल जाता है। कभी देखा है आपने, दोस्त बात करते हुए एक जैसे झुक जाते हैं, प्रेमी साथ साथ ड्रिंक पीते हैं या दोस्त हंसते एक ताल में। ये सब बेहोश तरीके से कहता है, मैं तुम्हारा दर्द समझता हूँ। कैसे करें ये नकल? बिल्कुल स्वाभाविक ढंग से, जबरदस्ती या साफ साफ दिखावा नहीं करना चाहिए, वरना असहजता हो सकती है। ध्यान रखें, सूक्ष्मता और सही समय बहुत जरूरी है। शुरुआत करें उनकी मुद्रा से। वो कैसे बैठे या खड़े हैं, आराम से या सीधे, पैर मोड़कर या आगे झुककर। अगर वो चेहरा छूते हैं, सर खुजलाते हैं या हाथों से इशारा करते हैं, उनके हाव भाव को कुछ सेकंड बाद दोहराएं। उनकी बातचीत की लय, सुर और आवाज की तेजी को भी मिलाएं। अगर वे तेज और उत्साह से बात कर रहे हैं तो आप भी उसी ऊर्जा के साथ बात करें। अगर वे शांत और धीरे धीरे बात कर रहे हैं तो आप भी धीरे बोलें। सांस लेना बहुत जरूरी है। अगर आप उनकी सांसों के साथ अपनी सांसों को मिलाएं तो आपसी जुड़ाव तुरंत बढ़ जाएगा। लेकिन सब कुछ हूबहू ना करें, ऐसा डरावना लगेगा। बस 2-3 चीजें चुनें और उन्हें थोड़ी देर बाद दोहराएं। सोचिए कि यह एक नृत्य है, न कि कॉपी मशीन। तीसरा, भावनाओं को प्रतिबिंबित करें, सिर्फ हरकतों को नहीं। फैक्सेस सिखाते हैं कि सबसे प्रभावी प्रतिबिंब भावनात्मक होता है। अगर कोई चिंतित है तो शांत सहानुभूति से उनका साथ दें,
ज्यादा ऊर्जा से नहीं। अगर वे उत्साहित हैं तो उनके उत्साह का साथ दें। इसे भावनात्मक समायोजन कहते हैं। किसी के भावनात्मक स्तर को समझना और उसे ईमानदारी से दर्शाना। जैसे सोचिए आपका दोस्त परीक्षा को लेकर तनाव में है, वे तेज चल रहे हैं और जल्दी जल्दी बात कर रहे हैं। शांत रहने को कहने के बजाय पहले उनकी ऊर्जा को अपनाएं। उनके साथ चलें, उनकी गति से चलें, ध्यान से सुनें। फिर धीरे धीरे अपने चलने और बोलने की गति कम करके उन्हें शांति में ले जाएं। वे बिना जाने ही आपकी गति को अपना लेंगे। इसे सामंजस्य और नेतृत्व कहते हैं। पहले आप उनके साथ हो, फिर जहां आप उन्हें ले जाना चाहते हैं वहां ले जाएं। विश्वास बनाने में अनुकरण की अहमियत है। हेनरिक फैक्सेस कहते हैं कि हम उन लोगों पर भरोसा करते हैं जो हमें समझते हैं, हमारी ऊर्जा से मेल खाते हैं, हमारे मूल्यों या विश्वासों को दर्शाते हैं। अनुकरण इन तीनों को जोड़ता है। मान लीजिए आप किसी नए क्लाइंट से मिल रहे हैं। वे कड़े, औपचारिक और संकोची हैं। अगर आप ज्यादा धीरे या जोर से बात करेंगे तो दूरी बढ़ेगी। इसके बजाय उनकी तरह बात करें, धीरे धीरे दोस्ताना बने। ये सम्मान और समझ दर्शाता है। धीरे धीरे वो सहज होंगे और तब असली बातचीत शुरू होगी। ये तरीका नौकरी के इंटरव्यू, सेल्स कॉल, डेटिंग, टीम वर्क, यहाँ तक कि बच्चों की परवरिश में भी काम करता है। नतीजा, दूसरा व्यक्ति सुरक्षित और जुड़ा हुआ महसूस करेगा। ये है असली ताकत। दूसरों को प्रभावित करना चाहते हैं, शुरुआत दूसरों की तरह बनकर करें। अध्ययन दर्शाते हैं कि लोग उन लोगों से हाँ कहने की ज्यादा संभावना रखते हैं जो उनकी नकल करते हैं, भले ही वो सूक्ष्म तरीके से ही क्यों न हो। ऐसा इसलिए क्योंकि इससे परिचितता और साझा मूल्यों की भावना पैदा होती है। लेकिन याद रखें, लक्ष्य छल नहीं बल्कि जुड़ाव है। नकल करना आपकी और उनकी दुनिया के बीच एक पुल बनाता है। एक बार जब ये पुल बन जाता है तो विचार और प्रभाव स्वाभाविक रूप से इस पर बहने लगते हैं। फैक्सियस हमें याद दिलाते हैं कि प्रभाव किसी पर हावी होने के बारे में नहीं है, बल्कि उनके साथ जुड़ने और हल्के से आगे बढ़ने में मदद करने के बारे में है। जरा सोचिए, एक झगड़े को शांत करना। मान लीजिए आप एक कमरे में जाते हैं जहां दो साथी जोर जोर से बहस कर रहे हैं। एक गुस्से में है, बाजू बांधे और आवाज ऊंची करके खड़ा है। दूसरा चुप है और डर के मारे पीछे हट रहा है। गुस्से से भरे व्यक्ति को शांत करने के लिए उन्हें तुरंत शांत होने को मत कहिएगा। यह अक्सर उल्टा असर करता है। इसके बजाय उनकी तीव्रता को थोड़ा सा दर्शाएं। सीधे खड़े होइए, दृढ़ परंतु शांत स्वर में बात कीजिए। उनके भावनाओं को स्वीकार कीजिए। मैं देख सकता हूं कि यह आपके लिए बहुत मायने रखता है। एक बार जब उन्हें लगे कि उन्हें समझा जा रहा है, अपनी आवाज और शरीर के तनाव को कम करना शुरू करें। आप उन्हें शांत अवस्था की ओर ले जा रहे हैं। वे अक्सर अनजाने में ही आपका अनुसरण करेंगे। कुछ ही पलों बाद तनाव कम हो जाएगा और वास्तविक बातचीत शुरू हो जाएगी। 6 गलतियां जिनसे बचना है। बहुत ज्यादा नकल करना, असंगति और सहानुभूति की कमी, ये सब गलतियां आपको दिखावा करने वाला और नियंत्रण करने वाला बना देंगी। सबसे महत्वपूर्ण है प्रामाणिकता। इसे केवल जुड़ने के लिए प्रयोग करें, न कि नियंत्रण करने के लिए। अपने अगले संवाद में इसे आजमाएं। व्यक्ति की मुद्रा और ऊर्जा ध्यान से देखें। उनके बैठने के तरीके या बात करने की गति, किसी एक पहलू को अपनाएं। धीरे धीरे दूसरा पहलू भी जोड़ें, जैसे उनके हाव भाव या सांस लेने का लय। देखें कि आपका कैसे जुड़ाव बढ़ता है। आप हैरान रह जाएंगे कि जब लोग खुद को समान पाते हैं तो कितनी जल्दी खुल जाते हैं। तीसरे अध्याय का सार, मेलजोल गहरा रिश्ता और भावनात्मक जुड़ाव बनाता है। सूक्ष्मता से मुद्रा, हाव भाव, लय और सांस मिलाएं। शारीरिक नकल से ज्यादा भावनात्मक तालमेल महत्वपूर्ण है। गति और अगुवाई का प्रयोग करें। पहले तालमेल बिठाएं, फिर मार्गदर्शन करें। सच्ची बात ही प्रभावशाली होती है। दिल से समझें, अपने अहंकार से नहीं। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि रोजमर्रा की बातचीत में शब्दों के इशारों और छिपे संदेशों को कैसे समझें और कैसे लोग जो कहते हैं वो हमेशा वो नहीं होता जो वो चाहते हैं। चौथा अध्याय, पंक्तियों के बीच सुनना, शब्दों की भाषा को समझना। तीसरे अध्याय में हमने जाना कि कैसे सहानुभूति से तुरंत विश्वास और जुड़ाव बनता है। अब चौथे अध्याय में हम एक अलग तरह की पढ़ाई करेंगे। शब्दों से, पर सिर्फ बोले गए शब्दों से नहीं। हम और गहराई में जाएंगे, उनके असली मतलब तक। हेनरिक फैक्सेस बताते हैं कि ज्यादातर लोग केवल सतह पर कही गई बातों को सुनते हैं, पर अगर आप मन पढ़ना चाहते हैं तो आपको पंक्तियों के बीच सुनना सीखना होगा। लोग अक्सर कोड में बात करते हैं, जानबूझकर नहीं, बल्कि इसलिए कि उन्हें इस बात का पूरा अंदाजा नहीं होता कि उनके शब्दों का चुनाव कितना कुछ प्रकट करता है। इस अध्याय में आप सीखेंगे कि रोजमर्रा की बातचीत में नमूनों, सुरागों और छिपे हुए अर्थों को कैसे पहचाना जाए। पहला, हमारे चुने हुए शब्द हमारे विचारों को प्रकट करते हैं। हर व्यक्ति अपनी भीतरी दुनिया को शब्दों से एक अनोखे अंदाज में बयां करता है।
हम सब अपनी प्रमुख इंद्रियों, आंखों, कानों, स्पर्श, स्वाद या भावनाओं के आधार पर यथार्थ को अलग अलग ढंग से देखते हैं। ये हमारे अनुभवों को बयां करने के तरीके को बदल देते हैं। जैसे जो लोग ज्यादा देखकर समझते हैं वो कहेंगे मुझे समझ आया या ये अच्छा लग रहा है। जो लोग सुनकर समझते हैं वो कहेंगे ये सही लग रहा है या मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूं। और जो लोग हृदय से समझते हैं वो कहेंगे मुझे ऐसा लगता है कि ये सही है या ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा। इन शब्दों पर ध्यान देकर आप समझ सकते हैं कि कोई व्यक्ति दुनिया को कैसे देखता है और अपनी बातचीत को उसके हिसाब से ढाल सकते हैं। जब आप उनकी भाषा के तरीके से बात करेंगे वो ज्यादा समझा हुआ और आपके करीब महसूस करेगा। उनके रूपकों और मुहावरों को भी सुने। फैक्सिस दिखाता है कि रूपक सिर्फ कविता नहीं बल्कि किसी के मन की झलक होते हैं। जैसे अगर कोई कहे मैं बहुत दबाव में हूं तो शायद वो शारीरिक बोझ महसूस कर रहा है। मैं फंस गया हूं कहने का मतलब हो सकता है कि वो असहाय और आगे बढ़ने का रास्ता नहीं जानता। या मैं काम में डूब रहा हूं कहने से लगता है कि वो पूरी तरह से अभिभूत और असहाय है। ये शब्द बेतरतीब नहीं बल्कि भावनात्मक नक्शे हैं और अगर आप उसी भाषा में उनकी भावना को दर्शाएं तो तुरंत सहानुभूति बनती है। मसलन आप फंसे हुए महसूस कर रहे हैं, आइए देखें कि आपको आगे कैसे बढ़ाया जाए। या आपको दबाव महसूस हो रहा है, हम उस बोझ को कैसे हल्का कर सकते हैं। ये शब्दों की नकल नहीं बल्कि गहरे भावनात्मक सत्य को समझना है। लोग हमेशा अपने विचार सीधे नहीं कहते, वो उनकी बातों में छिपे होते हैं। जैसे कोई मेरी बात क्यों नहीं सुनता, इसमें छिपा है कि लोग मेरी बातों की परवाह नहीं करते। मुझे पता है मैं फिर से गलती करूंगा, ये मेरा मानना है। मैं हमेशा असफल रहता हूं, मैं बदल नहीं सकता। फैक्सिस हमें सिखाता है कि लोगों के अपने बारे में और दुनिया के बारे में क्या विश्वास है। ध्यान से सुने। ये विश्वास उनके व्यवहार, आत्मविश्वास और चुनावों को आकार देते हैं। एक मन पाठक के रूप में आपका काम इन पैटर्नों को पहचानना और दया से जवाब देना या जरूरत पड़ने पर उन्हें धीरे से चुनौती देना है। ध्यान दे कि क्या नहीं कहा जा रहा है। कभी कभी चुप्पी शब्दों से ज्यादा बोलती है। अगर कोई किसी विषय से बचता है, हिचकिचाता है या अस्पष्ट उत्तर देता है तो वह अनिश्चितता, असुविधा या यहाँ तक कि धोखे को छिपा रहा हो सकता है। मिसाल के तौर पे आप पूछते हैं आपका वीकेंड कैसा रहा। वो जवाब देता है ठीक था, एक रुख के साथ और एक जबरदस्ती मुस्कान के साथ। स्वर, समय और हिचकिचाहट बताते हैं कि ठीक का मतलब ठीक नहीं है। फैक्सिस हमें अधूरे वाक्यों, स्वर में बदलाव, अचानक विषय परिवर्तन, हमेशा या कभी नहीं जैसे अतिरंजित उत्तरों पर ध्यान देने का आग्रह करता है। ये संकेत है कि सतह के नीचे और भी कुछ है। जब शब्द और शरीर मेल नहीं खाते, असंगति को पहचानें। कभी कभी किसी व्यक्ति की बॉडी लैंग्वेज उसके शब्दों का खंडन करती है। वे कह सकते हैं मैं ठीक हूं, लेकिन उनकी बाहें क्रॉस हैं, कंधे तनाव में हैं और आंखें नीचे हैं। यह असंगति है और यह एक महत्वपूर्ण सुराग है। फैक्सिस बताता है जब लोग झूठ बोलते हैं, संघर्ष महसूस करते हैं या अनिश्चित होते हैं तो उनके मौखिक और अशाब्दिक संकेत असंगत हो जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे शरीर सच्चाई बताने की कोशिश कर रहा है, भले ही शब्द उसे छिपाने की कोशिश कर रहे हो। जब आप ऐसा कुछ देखें तो इल्जाम न लगाएं, खुले सवाल पूछें ताकि ईमानदारी के लिए जगह बन सके। मिसाल के तौर पर आप कहते हैं कि आप ठीक हैं, पर मुझे लगता है कि आप कुछ और महसूस कर रहे हैं, इस बारे में बात करते हैं। ऐसा करने से सुरक्षा और ईमानदारी बढ़ती है और यहीं से असली बातचीत शुरू होती है। शब्दों के संकेतों का इस्तेमाल करके बातचीत को प्रभावित और निर्देशित करें। किसी की भाषा के धर्रे पहचानने के बाद आप बातचीत को और प्रभावी ढंग से आगे बढ़ा सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर कोई बार बार कहता है मुझे समझ नहीं आता कि ये कैसे काम करेगा, तो दृश्य संकेतों का प्रयोग करें। आइए बड़ी तस्वीर देखें और कुछ संभावित रास्तों की कल्पना करें। अगर वे कहते हैं ये मुझे सही नहीं लगता, तो शारीरिक संकेतों का प्रयोग करें। कैसे यह और सहज या स्थिर महसूस होगा। उनकी भाषा में बात करना तुरंत विश्वास पैदा करता है और आपको धीरे से उनके नजरिए को प्रभावित करने देता है। सोचिए आप एक टीम लीडर हैं और एक कर्मचारी कहता है मैं प्रेजेंटेशन में हमेशा गड़बड़ कर देता हूं। इसे टालने के बजाय गौर से सुनें। यह वाक्य हमेशा असफल और गड़बड़ जैसे भावनात्मक शब्द दर्शाता है। एक बेहतरीन प्रतिक्रिया हो सकती है आपको लगता है कि पिछले प्रेजेंटेशन आपके मन मुताबिक नहीं हुए, आपके लिए एक सफल प्रेजेंटेशन कैसा दिखेगा। उनकी भाषा को समझकर और विचारशील सवाल पूछकर आप बिना किसी विरोध के उनके सोचने के तरीके को बदलने में मदद करते हैं। बस सुनना नहीं, समझना भी जरूरी है। दिल की बात समझना
ये अनुमान लगाने के बारे में नहीं है कि लोग क्या सोच रहे हैं, बल्कि एक ऐसा माहौल बनाना है जहां वे सुरक्षित महसूस करें और अपनी बात खुलकर कह सकें। शब्द तो बस औजार हैं, मगर सुनने और जवाब देने का तरीका ही जिंदगी बदल देता है। अगली बार किसी से बात करते वक्त उनके शब्दों पर ध्यान दीजिए। देखिए वो किस तरह के शब्द इस्तेमाल करते हैं, दृश्य, श्रव्य या भावनात्मक। उनके अंदाज में ही अपनी बात कहिए। देखिए क्या वो शांत होते हैं, खुलते हैं या और ज्यादा जुड़ाव महसूस करते हैं। जितना बेहतर आप गहरे अर्थ समझ पाएंगे, उतना ही ताकतवर आपका जवाब और जुड़ाव होगा। चौथे अध्याय का सार, भाषा के पैटर्न बताते हैं कि लोग कैसे सोचते और महसूस करते हैं। जुड़ाव बनाने के लिए इंद्रियों से जुड़ी भाषा का इस्तेमाल कीजिए। विश्वासों को समझने के लिए रूपकों और पूर्वधारणाओं पर ध्यान दीजिए। शब्दों और शरीर की भाषा में असंगति पर नजर रखिए। बातचीत को सही तरह से आगे बढ़ाने के लिए ध्यान से शब्दों को वापस दोहराइए। अगले अध्याय में हम जानेंगे झूठ और धोखे को कैसे पहचाना जाए और अपनी अंतरात्मा पर कैसे भरोसा किया जाए जब कुछ ठीक नहीं लगता। 5वां अध्याय, झूठ के पीछे का सच, धोखे और छिपे इरादों का पता लगाना। इस अध्याय में हम सीखेंगे कैसे शरीर की भाषा, भावनाओं की नकल और शब्दों के संकेतों को समझें। अब हम मन पढ़ने के सबसे रोमांचक और संवेदनशील पहलू में कदम रख रहे हैं, धोखे का पता लगाना। याद रखें, ये किसी को झूठा साबित करने या इल्जाम लगाने के बारे में नहीं है, बल्कि अपनी अंतर्ज्ञान को तेज करना, अपनी समझ को निखारना और यह जानना है कि कब कुछ मिल नहीं रहा है। हेनरिक फैक्सिस बताते हैं कि ज्यादातर झूठ अपराध नहीं होते, वे सूक्ष्म सामाजिक झूठ, भावनाओं को छिपाना या ऐसे पल होते हैं जब लोग खुद को या दूसरों को बचाने के लिए सच्चाई के कुछ हिस्से छिपाते हैं। पर झूठ के भी निशान होते हैं, और जब आप जानते हैं कि क्या देखना है, तो आप स्पष्टता, करुणा और आत्मविश्वास से संकेतों को समझ सकते हैं। लोग कई कारणों से झूठ बोलते हैं, झगड़े से बचने, अपनी छवि बचाने, शर्मिंदगी से बचने या किसी को बहकाने या नियंत्रण करने के लिए। लेकिन सभी झूठ बुरे इरादे से नहीं बोले जाते, कई तो बचाव में बोले जाते हैं। एक तरह से ये कहने का तरीका है कि मुझे अपना असली रूप दिखाने में सुरक्षित महसूस नहीं होता। इसलिए मन पड़ना झूठ पकड़ने के बारे में नहीं है, बल्कि यह समझने के बारे में है कि झूठ किस चीज की रक्षा कर रहा है। धोखे के कुछ सामान्य लक्षण हैं, आंखों से बात करने से बचने या अचानक बहुत गौर से देखना, ज्यादा समझाना, जरूरत से ज्यादा बातें करना, चेहरे, नाक या मुंह को बार बार छूना, बेचैनी और बार बार शरीर की स्थिति बदलना, असंगति, शब्द एक बात कहते हैं, शरीर कुछ और, जवाब देने में देरी, मानो जवाब पहले से तैयार कर रहे हो। पर असली जादू तब दिखता है जब आप इस व्यवहार की तुलना उनके सामान्य व्यवहार से करते हैं। 3. आधार रेखा स्थापित करना। धोखे का पता लगाने के लिए आपको पहले उस व्यक्ति के सामान्य व्यवहार को जानना होगा। कुछ लोग हमेशा आंखों का संपर्क टालते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वे झूठ बोल रहे हैं। कुछ लोग स्वाभाविक रूप से बेचैन रहते हैं या बोलने से पहले रुकते हैं। इसलिए निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले देखें कि वे आराम से कैसे व्यवहार करते हैं। उनकी बातचीत की लय और स्वर, उनके सामान्य हाव भाव और भाव। एक बार जब आप उनकी आधार रेखा जान लेते हैं, तो आप देख सकते हैं जब चीजें बदलती हैं और वही बदलाव आपका सुराग है। 4. भावनात्मक असंगति को पहचानें। जब लोग झूठ बोलते हैं, तो उनकी कहानी और उनकी भावनाओं में अक्सर अंतर होता है। मसलन, वे कोई दुखद बात कहते हैं पर उनका चेहरा निर्भाव या यहाँ तक कि मुस्कुराता हुआ होता है। वे खुशी जाहिर करते हैं पर उनकी आवाज सुस्त और एकरस होती है। ये बेमेल एक संकेत है। दिमाग एक साथ कंटेंट और भावना दोनों को नकली बना पाने में संघर्ष करता है, इसलिए अक्सर एक खिसक जाता है। ध्यान दीजिए क्या भावना कहानी से मेल खाती है या नहीं। अगर नहीं, तो धीरे से और गहराई से जांचें। 5. जिन शाब्दिक संकेतों पर ध्यान दें। कुछ खास वाक्य जो बेईमानी का सुझाव दे सकते हैं, जैसे सच कहूं तो, मैं कसम खाता हूं, ईमानदारी से, मुझे याद नहीं, मैं तुम्हें क्यों झूठा बोलूंगा। ये अक्सर बचाव के वाक्य होते हैं जो आपको यकीन दिलाने के लिए होते हैं, न कि स्वाभाविक रूप से संवाद करने के लिए। साथ ही ध्यान दें कि क्या कोई व्यक्ति जवाब देने से पहले आपका सवाल दोहराता है। ये समय खरीदने का संकेत हो सकता है। 6. खामोशी और अंतराल की ताकत। कभी कभी कहना नहीं, बल्कि न कहना ही महत्वपूर्ण होता है। लंबे रुकना, अचानक विषय बदलना, सामान्य तौर पर बताई जाने वाली बातें छोड़ देना, ये अंतराल बेचैनी या छिपे हुए इरादे का संकेत दे सकते हैं। बिना दबाव डाले कैसे प्रतिक्रिया दें, ये दिलचस्प है। और बताइए, आप वहां रुक गए थे, आप क्या सोच रहे थे। आपने एक्स का जिक्र किया लेकिन वाई का नहीं। मैं जानना चाहती हूं क्यों। ये कोमल जिज्ञासा अक्सर दरवाजे खोल देती है अगर व्यक्ति तैयार हो। 7. अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा करना।
एनरिक वैक्सियस इस बात पर जोर देते हैं कि आपकी अंतरात्मा मन पढ़ने का सबसे शक्तिशाली उपकरणों में से एक है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि बातचीत में कुछ गड़बड़ है, लेकिन समझ नहीं आ रहा है क्यों? यह आपका अवचेतन मन सूक्ष्म संकेतों, छोटे छोटे हाव भावों, स्वर में बदलाव या भावनात्मक विसंगतियों का पता लगा रहा है। आपको इसे साबित करने की जरूरत नहीं है, बस इसे और गहराई से जानने के लिए पर्याप्त भरोसा करें। आपका अंतर्ज्ञान कोई अदालत नहीं, बल्कि एक दिशासूचक है। 8. सच्चाई के लिए एक सुरक्षित स्थान बनाना। आप जितने ज्यादा आलोचनात्मक या आक्रामक होंगे, लोग उतना ही ज्यादा झूठ बोलेंगे। वैक्सियस हमें एक ऐसा माहौल बनाने का आग्रह करते हैं जहां लोग सुरक्षित, स्वीकार्य और असुरक्षित महसूस न करें। जब लोग सुरक्षित महसूस करते हैं, सच्चाई अपने आप सामने आ जाती है। इसलिए झूठ बोल रहे हो क्या कहने के बजाय पूरी बात नहीं बता पाए हो, कोई बात नहीं, मैं समझना चाहती हूं कहें। ये ईमानदारी को आमंत्रित करता है, डर को नहीं। जैसे एक दोस्त तनाव छिपा रहा है, वो कहता है मैं बिल्कुल ठीक हूं, पर कंधे झुके हुए हैं, आवाज फीकी है और वो लगातार गर्दन छू रहा है। आप समझ जाते हैं कि कुछ तो गड़बड़ है। उसे सीधे आरोप लगाने के बजाय आप धीरे से कहें, तुम ठीक हो, ऐसा कह रहे हो, पर मुझे कुछ और ही लग रहा है, बात करना चाहोगे? इससे ईमानदारी और गहरा जुड़ाव बनता है। आपने आरोप नहीं लगाया, आपने देखा और प्यार से जवाब दिया। यही असली मन पढ़ना है। काम पर झूठ अक्सर सूक्ष्म होते हैं। मैं लगभग खत्म कर चुका हूं पर शुरू ही नहीं किया है। कोई समस्या नहीं है, पर समस्याएं बन रही हैं। ज्यादा आत्मविश्वास, बात घुमाना, दूसरों को दोष देना, अस्पष्टता, विवरणों की कमी पर ध्यान दें। जब आपको ऐसा लगे, जोर न डालें। स्पष्टीकरण वाले सवाल पूछें। खत्म होने का क्या मतलब है? अगला कदम क्या है? क्या चुनौतियां आ रही हैं? इससे आप बिना विरोध के सच्चाई तक पहुंचेंगे। और कभी कभी जाने दें। फाइनेक्सिस हमें याद दिलाते हैं, हर झूठ का सामना करना जरूरी नहीं होता। कभी कभी लोग खुद को बचाने के लिए झूठ बोलते हैं, कभी अपनी सच्चाई से रूबरू होने को तैयार नहीं होते। मन पढ़ने की कला दूसरों को गलत साबित करने के बारे में नहीं है, बल्कि हमदर्दी, समझ और सही वक्त पर बोलने और चुप रहने के बारे में है। जब आप ध्यान से सुनते हैं, देखते हैं और दया से जवाब देते हैं, तो छिपी हुई सच्चाइयां भी खुद ब खुद सामने आने लगती हैं। 5वें अध्याय से मुख्य बातें। झूठ अक्सर डर को दर्शाते हैं, बुराई को नहीं। व्यवहार के समूहों को देखें, सिर्फ एक संकेत को नहीं। परिवर्तनों को पहचानने के लिए आधार रेखाएं स्थापित करें। शब्दों और भावनाओं के बीच बेमेल पर ध्यान दें। सच्चाई का पता लगाने के लिए टकराव नहीं, सवालों और हमदर्दी का इस्तेमाल करें। अगले अध्याय में हम देखेंगे कि सूक्ष्म संकेतों और भावनात्मक तालमेल का उपयोग करके हस्तक्षेप किए बिना दूसरों को कैसे प्रभावित किया जा सकता है। 6वां अध्याय, हस्तक्षेप के बिना प्रभाव, सूक्ष्म शक्ति से मन को मार्गदर्शन। स्वागत है 6ठे अध्याय में। अब तक आपने विचारों को समझना, छिपी भावनाओं को पहचानना और सतह के नीचे की सच्चाई को जानना सीखा है। अब हम एक गहरे क्षेत्र में कदम रखते हैं, प्रभाव। हेनरिक वैक्सियस एक साहसिक दावा करते हैं, आप हमेशा दूसरों को प्रभावित करते हैं, चाहे आपको पता हो या न हो। लेकिन प्रभाव हेरफेर नहीं है। हेरफेर तब होता है जब आप किसी को काम करने के लिए मजबूर करते हैं, धोखा देते हैं या दबाव डालते हैं। प्रभाव अलग है। ये किसी के विचारों या भावनाओं को उनके विश्वास का उल्लंघन किए बिना निर्देशित करने के बारे में है। यह एक ऐसा कौशल है जिसका उपयोग आप अपनी टीम को प्रेरित करने, किसी मित्र को सही निर्णय लेने में मदद करने, अपने बच्चे के विकास का समर्थन करने या बस अपने रोजमर्रा के संचार को बेहतर बनाने के लिए कर सकते हैं। आइए असली प्रभाव के पीछे के सूक्ष्म मनोविज्ञान को समझें। पहला, प्रभाव की नींव, जुड़ाव। किसी को प्रभावित करने से पहले आपको उनसे जुड़ना होगा। क्यों? क्योंकि लोग तर्क का नहीं, विश्वास का पालन करते हैं। प्रभाव तब शुरू होता है जब व्यक्ति खुद को समझा हुआ, सम्मानित महसूस करता है। वैक्सियस कहते हैं कि किसी पर प्रभाव डालने की आपकी क्षमता उसी पल से शुरू होती है जब कोई आपके सामने सुरक्षित महसूस करे। और ये कैसे होगा? आंखों का संपर्क, अनुकरण, ध्यानपूर्वक सुनना और भावनात्मक सहानुभूति से। बिना जुड़ाव के प्रभाव प्रभावित करना बन जाता है, लेकिन जुड़ाव के साथ यह मार्गदर्शन बन जाता है। दूसरा, आदान प्रदान का नियम। मानवीय व्यवहार में सबसे मजबूत शक्तियों में से एक है आदान प्रदान। जब कोई हमें कुछ देता है, ध्यान, दया, मदद, तो हमें कुछ वापस देने का मन करता है। किसी को प्रभावित करने के लिए मूल्यवान चीजें दें, सच्ची प्रशंसा करें, समस्याओं को सुलझाने में मदद करें, उपयोगी जानकारी दें, उन्हें महत्वपूर्ण महसूस कराएं। जब वे आपसे प्रेरित महसूस करते हैं, तो वे स्वाभाविक रूप से आपके सुझावों के लिए अपना मन खोल देते हैं। यह उदारता से जड़ा प्रभाव है,
न कि नियंत्रण से। तीसरा, सूक्ष्म ढांचे की शक्ति। आप जानकारी कैसे प्रस्तुत करते हैं, ये बदलता है कि इसे कैसे प्राप्त किया जाता है। उदाहरण के लिए, आपको ज्यादा व्यायाम करना चाहिए कहने के बजाय कोशिश करें। सुबह थोड़ी सी सैर करने से कितना अच्छा महसूस होता है, आपने कभी कोशिश की है? आदेश नहीं, एक कहानी, एक एहसास या एक सुझाव साझा करें। इससे जिज्ञासा जागेगी। विरोध नहीं, फैक्सेस दिखाता है कि वाक्य रचना में छोटे बदलाव बड़े व्यवहारिक परिवर्तन ला सकते हैं। उनकी भाषा को दोहराएं। जो लोग हमारी तरह बात करते हैं उन पर हमें भरोसा होता है। इसलिए फैक्सेस मौखिक प्रतिबिंब की तकनीक सिखाता है। उनके शब्दों, बोलने के तरीके, भावनात्मक लहजे को सुनें। अगर वे कहते हैं मैं फंस गया हूं, तर्क से जवाब न दें, भावनात्मक रूप से जवाब दें। ये निराशाजनक लगता है, इस पर बात करना चाहेंगे? उनकी भाषा का प्रयोग करके आप उनकी दुनिया में कदम रखते हैं और इससे भीतर से प्रभाव बढ़ता है। आदेश नहीं, सवालों से प्रभावित करें। लोगों को क्या करना है ये बताने से विरोध होता है, लेकिन सही सवाल पूछने से स्वामित्व जागता है। आपको अपना रवैया बदलना होगा, ऐसा कहने के बजाय पूछें, आज कुछ ऐसा बदलिए जिससे आपको थोड़ा बेहतर महसूस हो। सवाल घमंड को चुनौती नहीं देते, वे सोचने पर मजबूर करते हैं। जब विचार उन्हें अपना लगता है तो वे उस पर अमल करने की अधिक संभावना रखते हैं। भावनाओं को प्रभावित करने के लिए एंकरिंग का प्रयोग करें। शांति, खुशी या प्रेरणा जैसे किसी विशिष्ट भाव को पहचानें, उसे किसी शारीरिक संकेत से जोड़ें, जैसे हाथ छूना या किसी वस्तु की ओर इशारा करना। बाद में जब आप वही संकेत दोहराते हैं तो वो भावना फिर से जागृत होती है। ये सूक्ष्म, शक्तिशाली और सम्मानजनक है। आप उनकी भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर रहे हैं, आप बस उन्हें उनके आंतरिक संसाधनों से जोड़ने में मदद कर रहे हैं। शरीर की भाषा का प्रभाव। शब्द केवल आपके प्रभाव का एक हिस्सा है। वास्तव में आपका शरीर आपकी आवाज से ज्यादा बोलता है। खुला आसन आत्मविश्वास और स्वीकार्यता दर्शाता है। सिर हिलाना सहमति को प्रोत्साहित करता है। मुख्य बिंदुओं के बाद रुकना महत्व को दर्शाता है। गर्मजोशी से मुस्कुराना पसंद और विश्वास बढ़ाता है। जब आपका शरीर आपके इरादे के साथ तालमेल बिठाता है तो आपका संदेश आकर्षक हो जाता है। विचारों को पहले से तैयार करना, ये किसी के मन को संदेश देने से पहले तैयार करने की कला है। फैक्सियस एक उदाहरण देते हैं। अगर आप कोई विचार बताने से पहले कहें ये थोड़ा अजीब लग सकता है, तो लोगों का दिमाग पहले से ही उसे अजीब मान लेगा। इसके बजाय कहें मेरे दिमाग में एक दिलचस्प विचार आया है, और लोग उसे समझने के लिए तैयार हो जाएंगे। आप जो कुछ भी कहते हैं वो आपके असली संदेश के लिए माहौल बनाता है। आत्मविश्वास बहुत जरूरी है। जब आप दृढ़ता से, बिना घमंड के बोलते हैं तो लोग ध्यान से सुनते हैं और आप पर भरोसा करते हैं। फैक्सियस कहते हैं सबसे प्रभावशाली लोग सबसे जोरदार नहीं बल्कि सबसे आश्वस्त होते हैं। इस आत्मविश्वास के लिए पहले अपने विचार को स्पष्ट करें, अपनी बात पर विश्वास रखें, धीरे और शांति से बोलें। लोग आपके शब्दों के पीछे की भावना को समझ लेते हैं। अगर आप स्थिर हैं तो आपका प्रभाव और बढ़ता है। और सबसे महत्वपूर्ण, किसी की सहमति के बिना कभी उन पर प्रभाव डालने की कोशिश न करें। ये नैतिक प्रभाव का सबसे बड़ा नियम है। जिसने आपको अनुमति नहीं दी उसे बदलने की कोशिश मत कीजिए। असली प्रभाव नियंत्रण नहीं, सहयोग है। कोई ना कहे तो उसका सम्मान करें। अगर वे तैयार नहीं हैं तो इंतजार करें। अगर वे दूरी चाहें तो उन्हें जगह दें। जबरदस्ती अपना विचार थोपने से विश्वास टूटता है, पर सम्मान से उसे पेश करने से एक ऐसा रिश्ता बनता है जो हमेशा बना रहता है। सोचिए, एक टीम निराश, अव्यवस्थित और हताश है। मैनेजर चिल्ला सकती थी, धमका सकती थी, पर उसने प्रभाव का रास्ता चुना। उसने सुना, सचमुच सुना। उसने उनकी भाषा में बात की, नए विचार धीरे धीरे समझाएं, सवाल पूछे जैसे क्या इससे आसान हो सकता है? इस हफ्ते हम क्या छोटी सी सफलता पा सकते हैं? उसने सिर्फ नतीजों पर नहीं, मेहनत पर तारीफ की, धीरज की कहानियां सुनाई, शांत व्यवहार दिखाया। कुछ हफ्तों में मनोबल बढ़ा, टीम एक साथ काम करने लगी, क्योंकि उन्हें कहा गया था, इसलिए नहीं बल्कि क्योंकि उन्हें प्रेरणा मिली थी। यही है प्रभाव की शक्ति, सम्मान, सहानुभूति और उपस्थिति से। छठे अध्याय का मुख्य सार यह है कि प्रभाव दबाव से नहीं, विश्वास से शुरू होता है। आदेशों के बजाय प्रश्न, कहानियां और धन का प्रयोग करें। जुड़ाव बनाने के लिए भाषा और भावनात्मक लय को दर्शाएं। सकारात्मक भावनाओं को सूक्ष्म हावभावों से जोड़ें। सीमाओं का सम्मान करें। सच्चा प्रभाव आजादी का सम्मान करता है। अगले अध्याय में हम भावनात्मक बुद्धिमत्ता में और गहराई से उतरेंगे। ये जानेंगे कि कैसे अपनी और दूसरों की भावनाओं को वास्तविक समय में समझें और नियंत्रित करें। 7वां अध्याय, भावनात्मक बुद्धिमत्ता, वास्तविक समय में भावनाओं को समझना। 7वें अध्याय में आपका स्वागत है। अब तक आपने लोगों के व्यवहार को समझना,
उनकी बॉडी लैंग्वेज को समझना और उनके फैसलों को सूक्ष्मता से प्रभावित करना सीखा है। लेकिन एक ऐसा हुनर है जो सबको जोड़ता है, भावनात्मक बुद्धिमत्ता। हेनरिक फैक्सिस कहते हैं कि असली मन पढ़ना विचार नहीं, भावनाएं पढ़ना है। भावनाएं वो अदृश्य भाषा है जो हम सब बोलते हैं, चाहे हमें पता हो या ना हो। ये हमारे फैसले, प्रतिक्रियाएं और रिश्ते हमेशा प्रभावित करती हैं, और जो इन्हें समझ सकता है वो इन्हें नियंत्रित भी कर सकता है। पहला, भावनात्मक बुद्धिमत्ता ही सब कुछ क्यों है। लोग तर्क से पहले भावनाओं पर काम करते हैं। जब कोई विषय से बचता है, रक्षात्मक हो जाता है, शारीरिक मुद्रा बदलता है या अचानक चुप हो जाता है, तो ये सिर्फ व्यवहार नहीं, भावनात्मक बदलाव है। फैक्सिस कहते हैं, अगर आप किसी को सच में समझना चाहते हैं तो उनके शब्दों का विश्लेषण करना बंद कर दें, उनकी भावनाओं को महसूस करना शुरू करें। भावनात्मक बुद्धिमत्ता का मतलब है दूसरों में भावनाओं को पहचानना, सहानुभूति और जागरूकता से प्रतिक्रिया देना और अपनी भावनात्मक प्रतिक्रियाओं को वास्तविक समय में प्रबंधित करना। दूसरा, भावनात्मक संकेतों को पहचानना। तो आप उभरती भावनाओं को कैसे पहचानेंगे? यहाँ कुछ संकेत हैं जिन पर ध्यान देना चाहिए। जबड़े या गर्दन में तनाव या बेचैनी को दर्शाता है। तेज पलक झपकना चिंता या अतिभार को दर्शा सकता है। एक छिपी हुई मुस्कान गुस्से या घबराहट को छुपा सकती है। अचानक खामोशी भावनात्मक दूरी या आत्मरक्षा का संकेत देती है। शब्दों से पहले भावनाएं दिखाई देती हैं। जितने आप जागरूक होंगे उतना ही आप उन्हें समझ पाएंगे। 3, उनकी भावनाओं से तालमेल बिठाएं। यहाँ एक शक्तिशाली तकनीक है, भावनात्मक तालमेल। जब कोई उदास हो, उसे तुरंत खुश करने की कोशिश न करें। इससे भावनात्मक असंतुलन पैदा होता है। इसके बजाय उनकी भावनाओं से तालमेल बिठाएं। उनकी भावनाओं को स्वीकार करें, फिर धीरे से उन्हें इससे बाहर निकालें। उदाहरण के लिए, अगर आपका दोस्त उदास होकर कहता है, मैं बहुत अभिभूत हूँ, मत कहिए, आओ सब ठीक हो जाएगा। इसके बजाय कहें, ये बहुत मुश्किल लग रहा है, क्या आप इसके बारे में बात करना चाहेंगे? इससे भावनात्मक सुरक्षा बनती है और फिर आप साथ मिलकर मूड बदल सकते हैं। 4, आत्म जागरूकता। अपनी भावनाओं पर ध्यान दें। आप केवल दूसरों को नहीं पढ़ रहे हैं, वे भी आपको पढ़ रहे हैं। आपकी मुद्रा, लहजा और चेहरे का तनाव लगातार संकेत भेजता रहता है। परेशान, चिंतित या विचलित हैं, ये दिखता है। भावनात्मक रूप से समझदार लोग अपनी भावनाओं को नहीं छिपाते, बल्कि उन्हें संभालते हैं। किसी भी बातचीत से पहले खुद से पूछें, अभी मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ? मैं क्या दिखा रहा हूँ? क्या मेरी ऊर्जा इस पल में मदद कर रही है या नुकसान पहुंचा रही है? दूसरों पर नियंत्रण पाने से पहले खुद पर नियंत्रण पाना जरूरी है। शब्दों का भावनात्मक भार होता है। तुमने ये क्यों किया? यह आरोप लगाने वाला लगता है। तुमने ये कैसे तय किया? ये जिज्ञासु लगता है। शांत हो जाओ, अक्सर ज्यादा गुस्सा दिलाता है। मैं तुम्हारे साथ हूँ, अपना समय लो, ये भावनात्मक दीवारों को कम करता है। शब्दों से ज्यादा उनके पीछे का स्वर मायने रखता है। जैसे आप परवाह करते हैं वैसे बोलें। जैसे आप सुन रहे हैं वैसे रुकें। जैसे आप शांत हैं वैसे सांस लें। शरीर की भाषा की नकल की तरह भावनाओं की भी नकल करें, पर गहराई से। दूसरों के भावों को समझें और उनका साथ दे। खुशी हो तो खुशी से, गम हो तो गम में साथ दे। ये तर्क से कहीं ज्यादा जल्दी विश्वास बनाता है। लोग उनके साथ जुड़ते हैं जो उनकी भावनाओं को समझते हैं। हमदर्दी और भावनाओं में बह जाने में फर्क जानना बहुत जरूरी है। हमदर्दी से आप उनके साथ महसूस करते हैं, मगर भावनाओं में बह जाने से आप खुद उनके तूफान में खो सकते हैं। भावुक बुद्धिमान लोग शांत रहते हैं, गहराई से सुनते हैं, बिना संतुलन खोए। कोई भावुक बात करे तो जवाब देने से पहले एक गहरी सांस लें। इससे आप शांत रहेंगे और सोच समझकर जवाब दे पाएंगे, भावनाओं में बहकर नहीं। 8वां बिंदु है, समूह की भावना को समझना। बस व्यक्ति ही नहीं, समूहों के भी भाव होते हैं। किसी कमरे में जाएं और आप उसे महसूस कर सकते हैं। उत्साह, तनाव, थकान, प्रतिरोध। फैक्सिस इसे सामाजिक क्षेत्र कहते हैं। अगर आप एक बेहतरीन संवाददाता बनना चाहते हैं तो आपको कमरे को पढ़ना सीखना होगा। क्या समूह खुला है या बंद? क्या लोग आगे झुक रहे हैं या पीछे हट रहे हैं? क्या ऊर्जा बह रही है या अटकी हुई है? एक बार जब आप समूह के भाव को समझ लेते हैं तो आप इसे स्वर, उपस्थिति या खामोशी से भी बदल सकते हैं। भावनाओं को एक दिशा सूचक के रूप में प्रयोग करें। अंत में, भावनाएं बाधाएं नहीं, मार्गदर्शक हैं। वे आपको दिखाती हैं कि क्या मायने रखता है, किसी को क्या डर लगता है, किसी को क्या चाहिए। अपनी और दूसरों की भावनाओं से जुड़कर आप शब्दों से कहीं गहरा संबंध बनाते हैं। यह मन पढ़ने का उच्चतम रूप है, विचारों का अनुमान नहीं, बल्कि दिलों को महसूस करना। एक सच्ची कहानी, एक नेता जिसने भावनाओं के साथ नेतृत्व किया। एक टीम अराजकता में थी, थकी हुई, निराश, अपरानित।
उनके नेता ने और जोर देने की कोशिश की। यह उल्टा पड़ गया। फिर एक दिन वो आए और सीधे कहा, मुझे लग रहा है कि कुछ ठीक नहीं है और लगता है मैं ध्यान से नहीं सुन पाई। मैं अब यहाँ हूँ, क्या हम बात कर सकते हैं? कमरे का माहौल बदल गया। आंसू बहे, सच्ची बातें हुई और दूरियां मिट गई। उसने समस्या का हल किसी रणनीति से नहीं, अपनी भावनात्मक उपस्थिति से निकाला। यही है मन पढ़ने का असली मतलब। 7वें अध्याय से मुख्य बातें। भावनात्मक बुद्धिमत्ता सभी संवादों की नींव है। शब्दों पर प्रतिक्रिया देने से पहले भावनाओं को समझें। उनका मार्गदर्शन करने से पहले उनकी भावनाओं से मेल बिठाएं। अपनी भावनात्मक संकेतों के प्रति सचेत रहें। अपने कानों से नहीं, अपने दिल से सुनें। अब हम आखिरी अध्याय में पहुंच रहे हैं, व्यवहारिक अनुप्रयोग, जहां हम आपके सभी कौशल को दैनिक जीवन में इस्तेमाल करना सिखाएंगे। 8वां अध्याय, वास्तविक जीवन में मन पढ़ना, मानसिक प्रभाव के रोजमर्रा के अनुप्रयोग। 8वें अध्याय में आपका स्वागत है। मन पढ़ने की कला में महारत हासिल करने का अंतिम चरण। अब तक आपने शरीर की भाषा समझना, सूक्ष्म भावों की व्याख्या करना, भावनाओं का मिलान करना और प्रभावित करना बिना किसी छल के सीखा है। लेकिन अगर आप इसे वास्तविक जीवन में लागू नहीं कर सकते तो ये सारा ज्ञान किस काम का? हेनरिक फैक्सिस ने इसे स्पष्ट किया है, मन पढ़ना कोई प्रदर्शन नहीं, यह एक अभ्यास है। ये लोगों को प्रभावित करने के बारे में नहीं है, ये जुड़ने, समझने और हर बातचीत में सहानुभूति और जागरूकता के साथ आगे बढ़ने के बारे में है। रोजमर्रा की जिंदगी में, काम पर, रिश्तों में और समाज में इन तरीकों का इस्तेमाल कैसे करें, आइए जानते हैं। बातचीत में शब्दों से परे सुनने की कोशिश करें। आम लोग जवाब देने के लिए सुनते हैं, पर एक मन पाठक समझने के लिए सुनता है। किसी भी बातचीत में ध्यान दीजिए कि वे कैसे बोल रहे हैं, सिर्फ क्या बोल रहे हैं, ये नहीं। उनकी आवाज के उतार चढ़ाव, आवाज की तेजी धीमी और उनकी आंखों पर ध्यान दीजिए। क्या उनकी आंखें चमक रही हैं या मन पड़ रही हैं? उनके शरीर की मुद्रा पर ध्यान दीजिए, क्या वे खुल रहे हैं या खुद को बंद कर रहे हैं? जब आपको उनके शब्दों और भावनाओं में कोई असमानता दिखे तो उसे धीरे से समझने की कोशिश करें। मिसाल के तौर पर, वे कहते हैं कि मैं ठीक हूं, लेकिन उनकी आवाज बेजान है और कंधे तनाव में हैं। आप कह सकते हैं, तुम ठीक नहीं लग रहे हो, बात करना चाहोगे? ये गहरा और सार्थक संबंध बनाने का दरवाजा खोलता है। काम पर दूसरों की भावनाएं समझकर असरदार नेतृत्व करना। मीटिंग्स, प्रेजेंटेशन या टीम के काम में दूसरों के मन की बात समझने से आपको फायदा होगा। मान लीजिए आप कोई आइडिया सुझा रहे हैं और आपका क्लाइंट हाथ बांध लेता है, पीछे झुक जाता है और आंखें नहीं मिलाता। अपनी बात जारी न रखें, रुक जाइए। कुछ ऐसा पूछिए, क्या ये आपकी जरूरत के मुताबिक है, या इससे भी बेहतर, आप थोड़े हिचकिचा रहे हैं, क्या मैं कुछ स्पष्ट करूं? बिना किसी नकारात्मक रवैये के भावनाओं का नाम लेने से आप भावनात्मक नेतृत्व दिखाते हैं। टीमें उन लोगों का साथ देती हैं जो उन्हें सुरक्षित और समझा हुआ महसूस कराते हैं। रिश्तों में भावनात्मक समझ से गहरे बंधन बनते हैं। हर रिश्ते में, चाहे वो प्रेम का हो या कोई और, अनकहे समझ का महत्व है। आपको मनोविज्ञानी बनने की जरूरत नहीं, बस आपको ये देखना होगा कि आपका साथी थोड़ा पीछे हट रहा है, उनके जवाब पहले से छोटे हैं या उनकी मुस्कान पहले जैसी चमकदार नहीं है। धीरे से पूछिए, क्या बात है? आप चुप क्यों हैं? क्या सब ठीक है? कभी कभी किसी को बस इतना चाहिए कि उसे समझा जाए। प्यार में मन पढ़ना, भावनाओं की तरंगों को समझना है, अनुमान नहीं लगाना, महसूस करना। झगड़े में सहानुभूति से शांत करें। झगड़े अक्सर विषय पर नहीं, नजरअंदाज की गई भावनाओं पर होते हैं। शांत करने के लिए पहले उनकी तीव्रता से मेल खाएं, फिर धीरे धीरे भावनाओं को शांत करें। अगर कोई गुस्से में है तो फुसफुसाएं नहीं, पहले उनकी ही आवाज में बात करें, फिर अपनी आवाज धीमी करें। शांत रहें, हल्की सी नजर रखें और हथेलियां खुली रखें। भावनाएं भावनाओं का अनुसरण करती हैं। आप अपनी भावनाओं को नियंत्रित करके उनकी भावनाओं को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। नए लोगों के सामने आत्मविश्वास रखें, पर नियंत्रण नहीं। जब आप अनजान लोगों के कमरे में जाएं, तो क्या करते हैं? मन पढ़ने वाले स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश नहीं करते, वे उसे देखते हैं। कौन नेता है, कौन चिंतित है, कौन शांत है, ऊर्जा कहाँ बह रही है, फिर वे समूह के साथ चलते हैं। धीरे धीरे शुरू करें, बोलने से पहले देखें। शारीरिक भाषा, लहजे और भावनाओं को मिलाकर धीरे धीरे संबंध बनाएं। जब आप तैयार हो जाते हैं, तब प्रभाव डालना आसान हो जाता है, जबरदस्ती नहीं। बिक्री और समझाने में सूक्ष्म प्रभाव बहुत जरूरी है। बिक्री बात करने के बारे में नहीं, सुनने के बारे में है। अगर आप कोई उत्पाद, सेवा या विचार बेचते हैं, तो आपका काम दूसरे व्यक्ति के मन में पहुंचना है। जवाब देने से ज्यादा सवाल पूछें। चेहरे के भावों में बदलाव देखें।
अगर वे आगे झुकते हैं तो वे रुचि रखते हैं, अगर वे दरवाजे की तरफ देखते हैं तो समझ लीजिए बात खत्म। अच्छे प्रभाव डालने वाले लोग तुरंत बदलाव के साथ ढल जाते हैं, स्क्रिप्ट नहीं, संवेदनशीलता से। सबसे अच्छा प्रभाव अदृश्य होता है। यह विश्वास जैसा लगता है। अजनबियों के साथ तुरंत जुड़ाव बनाना। क्या आप कभी किसी से मिले हैं और तुरंत सहज महसूस किया? ये जादू नहीं, भावनात्मक प्रतिबिंब है। किसी नए से मिलते समय उनकी मुद्रा को सूक्ष्मता से मिलाएं। दूसरों की भावनाओं को समझने की कला सीखें, उनकी ही तरह शब्दों और लय का प्रयोग करें। भावनाओं से जुड़े, यंत्रवत नहीं, स्वाभाविक रूप से। जब लोग समझा हुआ महसूस करते हैं, विश्वास पल भर में बन जाता है। 8 दिन का अभ्यास मन को मजबूत बनाता है। ये एक आदत है। सच्चाई ये है कि मन पढ़ना कोई एक बार का काम नहीं, ये एक जीवन शैली है। आज से ही अभ्यास शुरू करें। एक दिन पूरी तरह से अवलोकन करें, बिना किसी निर्णय के, बस देखें। किसी से बात करते समय उनकी भावनाएं समझने की कोशिश करें, फिर पूछें कि क्या आप सही हैं। धीरे धीरे सांस लें और बातचीत में अपनी ऊर्जा को स्थिर रखें। जितना अधिक आप देखेंगे, आपकी अंतर्ज्ञान उतनी ही तेज होगी, और समय के साथ जो पहले अनुमान लगता था वो आपकी दूसरी फितरत बन जाएगा। सबसे जरूरी है जुड़ाव, न कि नियंत्रण। मन पढ़ना ताकत नहीं, समझ है। दूसरों को सुरक्षित, महत्वपूर्ण और सुना हुआ महसूस कराना, अर्थपूर्ण बातें करना, ऐसे बनना जिससे लोग खुलकर बात करें। आपको किसी जादुई शक्ति की जरूरत नहीं, बस ध्यान, हमदर्दी और अभ्यास चाहिए। सोचिए, एक कॉफी शॉप में एक महिला अकेली अपने फोन में देख रही है। एक अजनबी मुस्कुराता है और पूछता है, थकान लगी होगी? वो हैरान होकर देखती है, फिर हंसती है। 20 मिनट बाद वे गहरी बातचीत में हैं, कहानियां, जिंदगी के सबक और नंबर बांट रहे हैं। ये कोई चालाकी नहीं, बल्कि एक इंसान दूसरे इंसान को समझ रहा है, और यही मन पढ़ना है। आपने शरीर की भाषा और भावनाएं पढ़ना, अचेतन संकेतों को समझना, नैतिक और सम्मानजनक तरीके से प्रभावित करना और जुड़ाव बनाना सीखा है। अब हर दिन, हर बातचीत में दया और उत्सुकता से इसका अभ्यास कीजिए, क्योंकि जब आप दूसरों को समझते हैं तो दुनिया थोड़ी और मानवीय बन जाती है। मन की बात समझने की कला, इस किताब के सारांश को सुनकर मुझे उम्मीद है कि आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। कृपया सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें। आपने वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगले हफ्ते एक और प्रेरणादायक और सेल्फ हेल्प किताब के सारांश के साथ मिलते हैं। शुभ दिन।